ओ, क्या खैरियत सीन से हो? चेक कर रहा है वो यार इधर। सीन बैड है यार, 6:30 बजे क्लास बुला ली है। मामलात कुछ हैवी नहीं जा रहे। यार क्या पूछते हो पीर जी, आपके लिए बड़ी प्यारी चीज आज ली है। मैं आपको फोटो भेजूंगा। वो अकेले में मामलात अच्छा तय जी, करेंगे सीरियल की यहाँ। क्लास अभी कर वीगो लेते हैं 2011 में तकरीबन थाईलैंड मॉडल। हम 8 बजे तक। और उसके बाद फिर खबर हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे तकरीबन 9 बजे तक जीआरई की क्लास के साथ, ठीक है? सर यानी अभी आप सीजीएल की क्लास लेने लगे? सॉरी, ये मेरी आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी? जी सर, अभी आ, आवाज़ आई है। अभी आवाज़ आई है। अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कि अभी तकरीबन 8 बजे तक हम क्लास कर लेते हैं सीजीएल की ही। और उसके बाद फिर हम आगे 9 बजे तक फिर ये है कि हम क्लास कंटिन्यू कर लेंगे जीआरई की। 7 to 8, जी सर। 7 to 8 सीजीएल, 8 to 9 अच्छा सर, जीआरई एक में। चीज थी, एक दरख्वास्त थी आपसे सर, ये टाइम कोई शिफ्ट नहीं हो सकता? मसलन सर टाइम अगर थोड़ा पहले कर दें। थोड़ा क्या, 6:30 6:29 कर दें, 6:28 कर दें, सर छः यही पच्चीस कह रहे थे कि अगर अपना वीक डेज में अगर हो जाए 9 to 3 के दरमियान, या इस दिन कर लें, या अपना सैटरडे को 9 to 12 कर दें, कुछ ऐसा टाइम हो सकता है? अगर मॉर्निंग और इवनिंग की इकट्ठे हुई तो फिर हमें 7 बजे के बाद ही करनी पड़ेंगी क्लासेस सारी। मॉर्निंग में 9 to 12 तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्लास जो है वो होती है। तो सही हो गया। इस तरह कर लें कि 1 बजे के बाद किसी टाइम पे भी कह देते हैं, जिस टाइम पे भी कहेंगे तो कर लेंगे। चलिए सर, ये मुझे तो ये टाइम सूट कर रहा है, लेकिन अब बाकियों का नहीं पता। अगर सब इस टाइम पे अपना राजी हैं, मुतफिक हैं, फिर ठीक है, कर लेते हैं। चलें, फिलहाल तो आप बात कर रहे हैं, बाकी कोई भी बात नहीं कर रहा, मीन्स सर के। वीकेंड वाले तो अभी अवेलेबल होते हैं सर, सैटरडे संडे को ही। ठीक है। 5 डेज की हाँ, सर सर सारों की अस्सलाम जॉब है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, ये मॉर्निंग और इवनिंग की इकट्ठी क्लासेज होंगी इसी तरह रेगुलर हफ्ते इतवार को ही? जी जी, ये इस वाले की तो जीआरई का और इसका तो मुझे पता है, ये तो भी मेरा ख्याल है पहले भी आपकी सैटरडे को ही हो रही थी। नहीं सर, पहले तो इसी तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती थी ये मॉर्निंग वालों की। अच्छा, तो अभी कैसे? तो सैटरडे को 1 बजे से ऑनवर्ड लेने में क्या कोई इशू है? कोई नहीं ले सकते हैं क्या? क्या मसला? कोई इशू नहीं है सर, ठीक है टाइम। नहीं, इशू तो कोई नहीं है सर। चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हमारी क्लासेस मतलब अगर तो सारी वीकेंड पे इनके साथ हो तो फिर तो ठीक है, ऐसे कुछ हमारे रेगुलर डेज में हो और कुछ वीकेंड, इस तरह हमारे तो सारे दिन मतलब भी वो एक क्लास के लिए भी हमें वो असल में रहना वीकेंड पड़े। का स्केड्यूल अभी ये चल रहा है कि मंडे टू सैटरडे जो है वो एक क्लास होती है रोज 7 बजे के बाद। मंडे टू सैटरडे? जी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है। तो क्लास एक आपकी उसमें होती तो है ना, यानी सैटरडे को भी? जी, सैटरडे को भी 7 to 9 का स्लॉट होता है और डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है। मुझे इशू की समझ में नहीं आ रही कि इशू फिर सर क्या है। सर, मैं बताऊं सर। हाँ जी। सर जो मॉर्निंग वाले हैं ना, वो मंडे से फ्राइडे तक फ्री होते हैं, ठीक है? तो ठीक है। किसी भी टाइम आप एक सीजीएल की क्लास आपने लेनी हो तो दो क्लासेस वीक में होंगी या एक होगी क्लास? ये दो क्लास होंगी सर या एक? प्रेफरेबली एक ही क्लास हो तो अच्छी बात है। तो सर एक ही बात क्लास होगी तो सर मॉर्निंग वालों की अलग क्लास होनी चाहिए सर। मंडे से क्योंकि फ्राइडे तक हम लोग किसी भी टाइम क्लास ले सकते हैं। इवनिंग वाले पसंद नहीं है या नहीं सर, कोई? वो मसला नहीं है सर। अच्छा अच्छा। सर सैटरडे टाइमिंग कैसे? है ना, एक प्रॉपर हमें स्केड्यूल दिया जाए हर क्लास का, फिर हम देखें कि किन डेज में क्लासेस हो रही हैं तो। अच्छा चलें, ये बात भी मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ये नोट कर लेता हूँ, और मैं एजाज साहब के साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि आप बेसिकली चाहते ही हैं कि आपकी क्लास जो है वो सेपरेट हो जाए।
नो सर, जी सर। सेपरेट का इशू नहीं है। सेपरेट भी हो जाए इशू और सर ये इस भी तरह हो फिर जाए। सेपरेट ही हो सकती है ना सर, वीकेंड वालों के पास तो टाइम नहीं है कि वो मंडे से फ्राइडे तक कोई क्लास ले सकें, तो ठीक फिर हो गया, हमने उस टाइम लेनी है, तो फिर दोनों की इकट्ठी तो हो नहीं सकती। ठीक है। लेट मी फिगर आउट, अगर कोई क्लास हम नॉर्मल डेज में भी, मींस मंडे टू फ्राइडे, अगर हम क्लास अपनी 1 बजे के बाद रख लिया करें तो फिर उसमें कोई इशू है? मंडे टू फ्राइडे ही। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन टाइम है। सर, सर कोई कोई इशू इशू नहीं है नहीं। सर, अगर तो लेकिन मॉर्निंग वीकेंड वालों की वालों से बात हो रही पता है, करेंगे। वीकेंड वालों का ये है कि वो लोग जॉब्स पे होते हैं वीकडेज में, तो वो 7 बजे के बाद ही अवेलेबल होंगे वो वीकडेज में। कोई इशू नहीं है, अभी अभी वो भी देख लेते हैं। अभी मैं मॉर्निंग वालों की खाली बात कर रहा हूँ। सही है सर, मॉर्निंग के लिए हम सर, रेडी हैं सर। सही है सर। मॉर्निंग वालों को किसी को कोई इशू नहीं है? सर बाकियों से पूछ लें। नो सर। नहीं सर, कोई इशू नहीं है। बस डन हो गया जी। दिन आपको बता दूंगा मैं, मंडे टू फ्राइडे ही आपकी सीजीएल की क्लास होगी, और होगी कोई 1 बजे, या जो भी 12 टाइम हुआ वो हम फिर देख लेंगे। चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अब रह गए जो इवनिंग वाले हैं, जो कि जॉब करने वाले हैं, और वो फ्री होते हैं सिर्फ सैटरडे को, सैटरडे और संडे, ऐसी बात ही है? जी सर। हाँ, खबर साहब हैं या नहीं? खबर साहब फिलहाल नहीं है, चलें कोई बात नहीं। वो अभी उनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, उन्होंने रीज्वाइन आई गेस जी नहीं। जी सर, मैं इधर ही हूँ सर, प्लीज बताएं। सर खबर, आप असल में आपके साथ एक दिली लगाव है, तो आप नहीं होते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार पता नहीं कब कैसे कैसे मामला चलेंगे, तो बस इसीलिए। अच्छा, आप लोग तो सैटरडे संडे हैं ना आपका? तो जी सर, हम वैसे सर अभी जो टाइम टेबल शेयर हुआ था वो ये हुआ था कि मंडे टू थर्सडे हुआ करेगी आफ्टर 6 PM क्लास। किस चीज़ की? सर सारे सब्जेक्ट्स की, हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक हो लेकिन गया। उसमें एक आपका क्लैश था और एक सीजीएल का क्लैश था सर, इजाज का, जो अभी आप देखिए, नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इवनिंग में मैं नॉर्मल तो वीकडेज में तो मैं क्लास ले ही नहीं सकता इवनिंग में। जी जी ठीक है, जी तो जी। वो तो खैर यानी सैटरडे संडे ही इवनिंग में मैं क्लास ले सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल कोई दिन फ्री नहीं है जी सर इवनिंग। वो, जी जी सर, इजाज ने भी सर यही कहा था कि आप जो है ना वो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए खुद को अवेलेबल रखें वीकेंड पे। ठीक है, अच्छा, अब उसमें ये जरूर किया जा सकता है कि हम इतना लेट ना किया करें जितना ये लेट आपका हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा अर्ली कर लें टाइम को, ये जरूर हो सकता है। जी सर, वो अब बेसिकली बाकी तो आप हैं सर, इजाज हैं, या जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं जो टाइम टेबल वगैरह मैनेज करती हैं, टाइमिंग्स क्या क्लैश है क्या, वो तो फिर आप लोग ने उनके साथ करना है मैनेज। अब उस तरह तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही, मैंने आज काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए हैं, काफ़ी क्लासेस को वो बीच में ऐड अप किया है, तो नहीं समझ लगती इस तरह। ठीक हो गया, तो जो इवनिंग वाले हैं, अगर इनकी क्लास हम सीजीएल की अगर वो हम कंडक्ट कर लिया करें 2 PM ऑनवर्ड्स, तो कोई इशू है? सर ये इस तरह के ऑफिस में होते हैं सारे, जॉब्स पे तो वो नहीं अटेंड कर सकते उस टाइम। अच्छा, मुझे क्योंकि बताया गया था कि सेट जो जो लास्ट टाइम भी इजाज साहब से मेरी जो बात हुई थी कि सैटरडे संडे उन्होंने कहा हुआ है कि 9 बजे से ऑनवर्ड आपको फ्री होना चाहिए, ये उन्होंने कहा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, तो आई एम नॉट श्योर। अगर आप कह रहे हैं कि आप 2 बजे से ऑनवर्ड क्लास नहीं ले सकते हैं, तो फिर मैं ये बात इजाज साहब तक मैं पहुंचा देता हूं कि फिर टाइम जो हो, मैं अपनी अवेलेबिलिटी आपको मैं बता रहा हूँ, अगर सीजीएल की क्लास अगर हम 2 बजे ले लिया करें 2 PM से ऑनवर्ड, किस किस को इशू? किसी को भी जी इशू सर, नहीं है? वो मुझे भी सर उन्होंने यही मैसेज दिया था, पर आप फिर भी देख लें। सर यहाँ ये अभी वीकेंड के कोई ज्वाइन ही नहीं किसी ने किया हुआ।
ये कोई 2-4 ही हैं वीकेंड के, ज्यादा जो जॉब्स वाले हैं वो हसीब तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं है। हसीब जी या तो खबर हम आपको ग्रुप में डिस्कशन करके बता देंगे इवनिंग में। हसीब आप लोग भी यार अपनी राय दे लो ना, जो सर पूछ रहे हैं, मतलब क्या जी आप लोग सर मैनेज सर कर लोगे? फरूख हंजला सैटरडे संडे को सर हम नहीं आ सकते सर, 2 बजे के PM तक नहीं आ सकते सर, क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं तो इसलिए। अच्छा, तो कितने बजे से अवेलेबिलिटी आपकी हो सकती है? 5 बजे के शाम बाद? 6-7 बजे तक हो सकते हैं सर, 6-7 बजे, 7 बजे से ऑनवर्ड हो सकते हैं। 5 बजे के बाद सर। 7 तो यार शकील बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा ना आपका, क्योंकि फिर 2 क्लासेस हैं, एक आपका CGL भी है, एक आपका वो GRE भी है। वो तो है सर, लेकिन फिर भी हम तो लोग तो ऑफिस में होते हैं ना सर, 2 बजे तो किधर होंगे सर, इसलिए कह रहा था, क्योंकि 6 बजे तक हम 9 बजे से जाके 6 बजे तक हम ऑफिस में होते हैं तो इसलिए। अच्छा, हाँ सर। चलें। सर आप वीकेंड की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं वीकेंड की बात कर रहा हूँ सर। वीकेंड पे तो मसला नहीं होना चाहिए, मतलब वीकेंड पे तो ऑफिस ऑफ ही होता है ऑलमोस्ट। शकील साहब के अलावा नहीं भाईजान, किसी को issue? मोस्टली सर असल में होते ऑफिस आ नहीं है अभी। इधर जो से ना ज्वाइन नहीं किया हुआ बहुत सारों ने, इधर हनान है एक, वो भी नहीं है इधर। उसके अलावा जो CR है हमारे, वो भी नहीं है वीकेंड के। और भी बहुत सारे अभी ज्वाइन ही नहीं उन्होंने क्लास की हुई ना, उन्हें शायद पता नहीं है। चलें, आप इस तरह कीजिएगा, उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं, ये सिर्फ इवनिंग वालों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं मॉर्निंग वालों की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि हम लोग 5 PM ऑनवर्ड्स क्लास स्टार्ट कर लिया करें। सही हो, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। तो थोड़ा सा मैं अकोमोडेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप अकोमोडेट कर लें। वीक में एक दिन की ही बात है, तो एक आध घंटा ऑफिस वालों से भी आप मांग लें कि हमें थोड़ा सा अर्ली, एक दिन की बात है तो एक दिन में थोड़ा सा अर्ली आपको फ्री कर दिया करें। सही होगा सर। MSc 4th का तो खाली CGL ही पढ़ना है हमने आपसे, तो सॉरी MSc 3rd। ठीक है, तो हमने CGL ही पढ़ना है, अगर वो फिर आप 7 बजे शुरू कर लेना, दूसरा सब्जेक्ट 5 बजे शुरू करना है। GRE ठीक है, पहले रख लेते हैं, और CGL जो है वो बाद में रख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल यस सर, फिर वीकेंड में किसी को ये भी मसला ठीक नहीं है है सर, ना। ये ठीक है सर, क्योंकि हम सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर वाले हैं तो इसलिए कह रहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, अगर इश्यूज रिजॉल्व हो गए हो तो अब हम जरा थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लें। सर मॉर्निंग वाला दिन में क्या ओके सर, ठीक है, तो एक दफ़ा फाइनली जो अभी तक हमने जो डिसाइड किया, मैं उसको रिपीट कर दूं, और फिर उसके बाद ये है कि हम कुछ पढ़ना अपना शुरू करते हैं। मॉर्निंग की सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ CGL के लिहाज से। तो मंडे टू फ्राइडे दिन रखा जाए और टाइम जो है वो 1 PM ऑनवर्ड्स हों, तो मॉर्निंग वालों को एतराज़ नहीं होगा CGL के लिए। डन हो गया? जी सर, कोई इशू नहीं। यस सर। अच्छा, और इवनिंग वाले जो हैं, इसमें से जो सैटरडे की हम बात कर रहे हैं, तो CGL की क्लास जो होगी वो 7 PM हुआ करेगी, ताकि जो जॉब करने वाले हैं वो सब तक फ्री हो जाएं और वो आ जाएं। और जो GRE वाले हैं वो, उनको क्योंकि सैटरडे का इशू नहीं है, तो उनकी क्लास हम 5 बजे कर लिया करें। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलें जी। अच्छा, अब एक चीज फिर आपने इंश्योर करनी है, और वो ये करनी है कि अब आपने प्लीज क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है? ओके सर। इंशाल्लाह सर। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम, और रिकॉर्डिंग भी हमारी यहाँ हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी,
कंपनी पे ब्रीफ बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं मॉर्निंग वालों से भी बिल्कुल पहले पहले दिन जब हम बैठे थे तो हमने उस वक्त कंपनी की टाइप्स और उस पे जो है वो हमने बात की थी कि कंपनी क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। क्लास जो थी वो आई गेस जहाँ पे एजाज साहब का ऑफिस है उसी लेन में मेरा ख्याल है कोने वाली क्लास थी जहाँ पे हमने ये बातें डिस्कस की थी। और आप लोगों की क्लास बेसिकली थी नहीं, लेकिन आप लोग जो है वो आपने शर्फ बख्शा, आप क्लास वहाँ थोड़ी देर आप लोग बैठे, अटेंड किया आप लोगों ने। और उसमें हमने जो ब्रीफली जो चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी वो ये की थी कि कंपनी की बेसिकली टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। एक जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है और अनलिमिटेड कंपनी है। बेसिक 3 टाइप्स हैं। फर्दर फिर क्लासिफिकेशन इसके अंदर है कि लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, और ये मैं जीआरई वालों के साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है और अनलिमिटेड कंपनी क्या चीज़ होती है। लेकिन जस्ट फॉर रिफ्रेशर अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या कुछ हैं। लिमिटेड कंपनी का मतलब या लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो है जिसकी वजह से ये लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी का लफ्ज़ जो है वो निकला हुआ है। ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, ये आप में से कौन बताएगा? लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सर लिमिटेड लायबिलिटी यही है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं ये उनकी जो शेयर वैल्यू तक, ये जितनी उनकी बीच में इन्वेस्टमेंट है उस तक ही उनकी लायबिलिटी महदूद है। अगर कल को कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? सर लिमिटेड बाय गारंटी में किसी थर्ड पर्सन ने गारंटी दी होती है कि अगर कल को डिफॉल्ट होते हैं तो इस लिमिट तक जो है वो गारंटी देती है वो कंपनी कि इतनी अमाउंट ये पे करेगी। ऐमन महमूद बताएंगी। सर इसमें भी यही होता है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी गारंटी ले लेता है। अच्छा, वो थर्ड पर्सन गारंटी क्या लेता है? कि सर जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो गारंटी लेता है कि वो उस टाइम पे करेगा। अगर वाइंड अप का इवेंट प्लेस होगा तो फिर उस टाइम पे वो पे करेगा लायबिलिटीज। हुर हुसैन साहब जो हैं ये कुछ अगर इस पे मजीद रोशनी डालना चाहें तो। हुर हुसैन साहब हैं? सैयद अली हसन बुखारी साहब। सैयद अली हसन बुखारी साहब। वाजिद खान साहब। जी सर। ये लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है? ये वही होती है जो कि करामत साहब ने या ऐमन ने जिसके ऊपर रोशनी डाली है, ये चीज़ वही होती है या कुछ और होती है? सर वो भी होती है जिसमें वो भी होती है सर। उसमें जो गारंटर होता है वो कंपनी की जो प्रॉफिट होता है उसमें उसका कोई वो नहीं होता है, टेक नहीं होता है सर, उसका हिस्सा नहीं होता है, वो एज अ थर्ड पर्सन होता है उसकी वजह से। ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जब आप शेयर्स जो हैं वो किसी कंपनी के, आप इसमें कीप इन माइंड कि लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। इट कैन बी गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल और अ गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि मतलब जो है वो इनका क्या बनता है।
अच्छा जी, सॉरी, ज़रा वो बेटा मेरा आ गया था। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी ये है कि जब कोई आपका जो मेंबर है, मेंबर अगर इस बात की गारंटी दे दें कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन I will contribute this much of an amount, and that can vary according to situation or according to person, कि मैं सपोज 50 लाख रुपए मजीद आपको गारंटी देता हूं कि मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा other than the amount that I have already invested in shares or otherwise. क्योंकि जो गारंटी लिमिटेड कंपनी है वो हैविंग अ शेयर कैपिटल भी हो सकती है, गारंटी लिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल भी हो सकती है। तो गारंटी लिमिटेड कंपनी के लिए अगर जितने भी उसने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, सपोज उसने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए हुए हैं और वो बंदा कहता है कि मैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आपको 2.5 करोड़ रुपए और दूंगा। अब ये उसने गारंटी दे दी है, और ये गारंटी कब काम में आएगी? जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो, या लिक्विडेट होने लगेगी, और अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो फिर हम 2.5 करोड़ तक की अमाउंट मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज के क्रेडिटर्स की तमाम पेमेंट्स जो हैं वो सेटल करने के लिए गारंटी तो उसने 2.5 करोड़ की दी हुई थी, लेकिन पैसे सिर्फ 10 लाख रुपए हर किसी के हिस्से में आए कि अगर हर मेंबर इन्वेस्ट करे 10 लाख रुपए तो तमाम क्रेडिटर्स को उनकी पेमेंट हो जाएगी। तो 2.5 करोड़ तक जाने की अब कोई तुक या फायदा या जरूरत नहीं है, और वो बंदा 10 लाख रुपए दे के क्रेडिटर्स की अमाउंट पे करके और बात खत्म करवा देगा। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो उसकी है वो भी बता देगा कि यार मैं मैक्सिमम 2.5 करोड़ तक दे सकता हूं, उस अमाउंट के अलावा जो कि मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। मेंबर कौन होता है जी? खावर साहब बताएंगे। लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ी थी। खावर साहब। सर जो सब्सक्राइबर्स है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ठीक है, दोज आर सपोज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। इसके अलावा और क्या चीजें पढ़ी थी कुछ हमने? सर इसी के अंदर या इसके अलावा टॉपिक्स पूछ रहे हैं? ये आपके सामने आ भी गया है। मेंबर कौन होता है? एक तो वो चीज है, बेसिक तरीन बात बिल्कुल सही जो कि खावर साहब ने बताई कि मेंबर वो होता है कंपनी का जो कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एंड डीम टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, और टू whom ये जो बात इन्होंने यहाँ पे की हुई है, डीम the subscribers to the memorandum of association are deemed to have agreed to become members of the company and become members on its registration, and every other person to whom is allotted or who becomes the holder of any class or any kind of shares. अगर किसी के पास शेयर भी है तो वो भी मेंबर है। अगर किसी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब करने से क्या मतलब हुआ ये बताएंगे हमें उजैर जफर साहब। उजैर जफर साहब, उजैर नहीं है?
उज़ैर साहब गूगल कर रहे हैं या उज़ैर साहब हैं नहीं? सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, उज़ैर साहब सर उसका नेट स्लो है, शायद गूगल लेट हो रहा है। जी जी। अच्छा, सब्सक्राइब करना बेसिकली टेकअप करने को कहेंगे, आसान अल्फाज में साइन करने को कहेंगे। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया हुआ है तो आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है जी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये चीज़ शायद आप डिस्कस कर चुके हों, और अगर डिस्कस किया हुआ है तो हमें बताएंगे हंजला ताहिर साहब कि ये क्या चीज़ होती है। जो नहीं बोल रहा है मैं उसका नाम नोट किए करता जा रहा हूं, और हुसैन साहब का भी नाम मैंने नोट कर लिया है। हंजला ताहिर साहब भी नोट कर लिए गए हैं। जी, ये बताएंगे अदनान खान साहब, मेमोरेंडम ऑफ अस्सलाम एसोसिएशन वालेकुम क्या सर। चीज होती है? जी, जी सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होती है? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेरे ख्याल में सर जो कंपनी की जो लीगल मैटर्स होते हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह या लीगल वो सब कुछ होता है, उसको सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। उसामा रशीद साहब, जी सर। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या भला होती है? सर ये मेरे ख्याल में जब कंपनी बनाते हैं तो उस टाइम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करनी पड़ती है और तौर तरीका जो होता है कंपनी को चलाने का, उस पर पहले एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। शायद यही है। अच्छा जी। अच्छा, और कौन है जी हमारे पास? और है हमारे पास फातिमा हैदर। माहा इम्तियाज। ठीक है जी। जी सर। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है? कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है सॉरी, जो कंपनी को उस टाइम बनानी पड़ती है जिस टाइम वो खुद को रजिस्टर करवाती है। कंपनी के बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन जिस डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड होती है, उस डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है जी। यस सर। CGL है, कंबाइंड क्लास है आज की, और आज डेट है जी 28 नवंबर 2020। सबसे पहली बात तो हमने ये डिस्कस की कि सबसे पहली बात क्या डिस्कस की हमने? कंपनी एंड इट्स काइंड्स, और उसमें हमने जो एक बात की थी वो लिमिटेड लायबिलिटी की थी। और लिमिटेड लायबिलिटी में हमने ये बात की कि जितनी अमाउंट इन्वेस्ट आपने बिजनेस के अंदर की हुई है, आप यू आर जस्ट लायबल टू पे अप टू दैट अमाउंट। इसके अलावा आपने कोई और अमाउंट जो है वो पे नहीं करनी है।
फिर हमने बात की कि कंपनी की टाइप्स क्या क्या हैं। तो हमने एक कहा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। फिर हमने बात की कि लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। और फिर हमने बात की कि अनलिमिटेड भी हो सकती है। अच्छा, फिर हमने अभी तक ये बात की है कि मेंबर्स कौन होते हैं, और मेंबर्स की डेफिनेशन में एक चीज तो हमने ये देखी कि सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और हमने सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं होल्डर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने in relation to a company not having a share capital, any person who has agreed to become member of the company। अभी जो not having share capital है ना, ये काइंड सिर्फ जो एग्जिस्ट करती है वो गारंटी लिमिटेड में करती है, जो कि मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस की, और अभी हम थोड़ी देर में उसके ऊपर दोबारा भी गौर करने वाले हैं। तो anyone who has agreed to become a member, ठीक है जी। तो मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो बंदा जो कि मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर हो। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या चीज होती है? ये अभी हमने बिल्कुल लास्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है अ लीगल डॉक्यूमेंट containing the basic information about an organization। अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये क्या हो सकती है? नाम हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, इसमें मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव कंपनी का, कंपनी किस किस्म का बिजनेस करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव के अलावा लिमिटेड लायबिलिटी है कि सर ऑब्जेक्टिव तो आर्टिकल होगा। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मेमोरेंडम बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएगा। वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप चीज़ों को परफॉर्म कैसे करेंगे। जो एसओपीज होते हैं, जैसे एसओपीज का जो आजकल बहुत ज़्यादा तो वो जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे कि बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, बाहर निकल के करना क्या है। बाहर निकलना है तो भाई मास्क लगाना है, और बाहर निकल के करना क्या है भाई 6 फुट दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाने हैं, हैंड सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। अब ये वेज ऑफ लिविंग योर लाइफ हैं जो कि आजकल हैं। इसी तरह वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, मसलन अगर आपने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है, तो एनुअल जनरल मीटिंग आप कैसे कॉल करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कितने दिन पहले नोटिस जाएगा। अगर कोई नहीं आ सकता और वो अपनी जगह कोई प्रॉक्सी भिजवाना चाहता है, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म का इस्तेमाल कितने दिन पहले तक कर सकता है। जब मीटिंग कॉल करेंगे तो मीटिंग कॉल करने का प्रोसीजर क्या होगा? क्या हर किसी के घर कॉल जाएगी? क्या हर किसी के घर लेटर जाएगा? या अखबार में इश्तिहार दे के सबको बता देंगे कि यार आप फला दिन जो है वो मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में ये एजेंडा है जो कि हमने डिस्कस करना है, तो आप इस दिन तक अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको हमारे पास रजिस्टर करवा दें, ताकि हमें भी पता हो कि यार कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वेज ऑफ डूइंग बिजनेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बेसिक इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, दैट वुड बी शोन बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
तो नेम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी है, और इसमें आप ये भी बता देंगे कि आपका जो शेयर होगा उसकी पार वैल्यू क्या हुआ करेगी। पार वैल्यू पाकिस्तान में तो आमतौर पे 10 रुपये हुआ करती है एक शेयर की पार वैल्यू आमतौर पे, तो आप भी 10 ही रखना चाहते हैं, 50 रखना चाहते हैं, 100 रखना चाहते हैं, कितनी रखना चाहते हैं, ये आप वहीं पे ही बता देंगे। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये जो मेमोरेंडम है इसको सब्सक्राइब कर दिया गया है, नहीं किया गया है, किस तरीके से किया गया है, वगैरह वगैरह। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएंगे। तो वो बंदा जिसने साइन किया हुआ हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, वो भी मेंबर हो सकता है, वो बंदा भी मेंबर हो सकता है जो कि जिसने कोई भी शेयर्स लिए हुए हैं, तो शेयर होल्डर जो है वो भी मेंबर है, ठीक है। या अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें जो मेंबर्स जो हैं वो यानी शेयर कैपिटल जहां पे नहीं है, अगर कोई ऐसी कंपनी है तो ऐसी कंपनी का जो मेंबर होगा वो होगा जिसने वहां पे अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है और वो अपने आप को मेंबर वहां का कहता है। लिमिटेड बाय शेयर्स में फिर आपके पास जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। ये नेक्स्ट टाइम ना ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इसका हम एक छोटा सा क्विज ले लेंगे ताकि मुझे ये गारंटी हो कि आप लोग जो है वो पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक्सप्लेन मैं काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दिस इज़ द 4th or 5th टाइम दैट आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स ऑल ओवर अगेन। लेकिन चीज़ें आप थोड़ी सी याद रखने में थोड़ी सी आप लोगों की तरफ से कमी कोताही आ रही है, तो हम इसका एक क्विज ले लेंगे ताकि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी पक्की हो जाए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो बताएंगे हसीब कियानी साहब, शकील चौहान साहब बताएंगे। हसीब कियानी साहब को छोड़े शकील चौहान साहब बताएंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क क्या है। जी अच्छा, ये चैट तो मैं खाली देख ही नहीं रहा था, माशाल्लाह आप लोग काफ़ी बिजी हैं। सर आपको देखना चाहिए चैट। जी वो आई थॉट कि शायद कोई क्वेश्चन बीच में एक आवाज़ आई थी, तो 1 मिनट के लिए मुझे ज़रा एक्सक्यूज। जी शकील चौहान साहब हैं, राबिया नौरीन। यस सर। जी अब मुझे ऑनेस्टली मुझे खुद सवाल हाँ जी, लिमिट ये पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फ़र्क है?
सर जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं, ये प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट कंपनी में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इसमें वो कैपिटल रेज करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से फंड रेज करते हैं। तो वो तो पब्लिक कंपनी ना हो गई। यस सर, पब्लिक कंपनी। तो फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है? सर इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद जो कैपिटल है अपना, वो उनकी खुद की कंट्रीब्यूशन होती है। ये प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है? जी, कोई बता सकते हैं जी सर। प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है? सर बेसिकली शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसके थ्रू इनवाइट करती है जनरल पब्लिक को कि आप शेयर्स परचेज करें। जी, जैसे आपको प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जो कि एक इनविटेशन होता है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले लें, इसी तरह प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी इशू करे तो उसको हम क्या कहेंगे, इनविटेशन टू परचेज शेयर्स होगा। जी सर। और प्राइवेट कंपनी जो है वो इशू नहीं कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ओपन ऑफर नहीं लगा सकती। सर इसकी क्या वजह सर? क्योंकि वो प्राइवेट है, देयरफॉर इनका स्कोप ऑफ बिजनेस जो है, स्कोप ऑफ बिजनेस अभी इतना ब्रॉड और उस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्गेनाइजेशन वाइज और उस लेवल पे उसका स्कोप अभी नहीं पहुंचा है कि वो पब्लिक से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दे। तो कंपनी तो है, लेकिन अभी उनका स्कोप ऑफ बिजनेस मींस के लेवल ऑफ बिजनेस और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अभी उनके बिजनेस में इतनी नहीं आई कि वो ओपन ऑफर लगा के और पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दें। अगर प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहे बाद में, तो वो बाद में कन्वर्ट भी करवा सकती है अगर वो समझें। मसलन मैंने एग्जांपल दी थी, आई डोंट रिमेंबर के, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि अब आपको याद है कि नहीं है, कि फेडेक्स जो कंपनी है उसका जो ओनर है उसने या डेल कंप्यूटर्स जो हैं, डेल कंप्यूटर्स बेसिकली माइकल एस डेल ने अपने गैराज से, आप जैसा ही स्टूडेंट था, अपने गैराज से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था कंप्यूटर्स का, और फिर होते होते बात जो है वो यहाँ तक पहुँच गई कि पहले उसने पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप से फिर ये है कि बात होते होते लेवल ऑफ बिजनेस उसका इतना बढ़ गया कि उसको पब्लिक के पास जाना पड़ा कि पैसे इकट्ठे किए जाएं कि अब हमने अपने बिजनेस को जो एक्सपैंड करना है या जिस जगह पे हम लेके जाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, उसके लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चाहिए है दैट इज ह्यूज, और हम इतनी अमाउंट जो है वो खुद से इकट्ठी नहीं कर सकते। तो उसने फिर क्या किया कि अल्टीमेटली दे हैड टू गो पब्लिक, और जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो $50,000 से या $5,000, अब मुझे अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है, अपने गैराज में, बेटा एक मिनट, तो 5,000 था, 50,000 था, अकेला ही था वहाँ पे। उसके दौर में कस्टमाइज्ड जो कंप्यूटर्स थे उसका काम जो है वो नहीं हुआ करता था, स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटर्स बिका करते थे। ये वो पहला बंदा था जिसने
कस्टमाइज्ड कंप्यूटर्स जो है वो डेवलप करके और बेचना शुरू किए। अपनी ही साइकिल पे जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो डिलीवर भी किया करता था उनको असेंबल करने के बाद, और अब जो है वो साइकिल से पूरी दुनिया में और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी सेल्स है, जो कि पर ईयर जो है ये कमाते हैं। तो स्कोप ऑफ बिजनेस और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन करेगी कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो के अगर डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और स्कोप ऑफ बिजनेस अगर अभी आपका बहुत ज़्यादा नहीं भी है, तो भी आप पब्लिक के पास जा सकते हैं, उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेथोडिकल तरीका यही है कि अगर आपने बिजनेस खुद स्टार्ट किया है और आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, तो आप क्या करते हैं कि आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। स्टिल यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, तो आप यानी एंड यू वांट टू लिमिट योर लायबिलिटी एज वेल, तो आप क्या करेंगे कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो बना लेंगे, और फिर अगर मजीद भी एक्सपेंशन के चांसेस हैं और आप अपनी लायबिलिटी लिमिटेड ही रखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश कर लें। प्राइवेट वाली भी बाद में पब्लिक में कन्वर्ट जो है वो की जा सकती है। होपफुली जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। मिला है कि नहीं मिला है जी? ये सवाल किसने किया था? मैं जवाब देना शुरू हो गया, पीछे से सारे लोग गायब ना हो गए हों या चैट ही ना कर रहे हो? जी सर। नहीं सर, इधर ही है। अच्छा सर इधर ही है सर। ये उसामा साहब कौन है? सर ये दुकानदार है। अच्छा ये भी, अच्छा उसामा साहब अभी, अच्छा ठीक। जी सर मैं इधर ही हूँ सर, क्लास में हूँ। ठीक है उसामा साहब, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क होता है जो हमने डिस्कस किया है? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना वो पब्लिकली अपना प्रोस्पेक्टस जो है ना वो शो नहीं करती, और जबकि जो पब्लिक होती है वो प्रोस्पेक्टस अपना जो है ना वो पब्लिकली इसको शो करती है। शकील चौहान साहब बताएंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? प्राइवेट में 50 से ज़ायद हो सकते हैं सर, और मिनिमम बल्कि मिनिमम 7 हो सकते हैं सर, लेकिन मैक्सिमम 50 से ज़ायद हो सकते हैं सर। उज़ैर जफर, जी सर। मैंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने हो सकते हैं? सर प्राइवेट लिमिटेड में मेरा ख्याल से अपना 1 to 50 होते हैं शायद, मिनिमम 1 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। मिनिमम 1 होता है सर मिनिमम 2 और मिनिमम 2 and 50 सर। मिनिमम 1 हो सकता है जी सर। और ऐसी कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। सर अभी जो न्यू ऑर्डिनेंस है कंपनी के उसके तहत एक भी हो सकता है तभी सर। आपने बताया था, एक दफा आपके साथ क्लास हुई थी, रूम नंबर 7 में था, तब आपने बताया था। जी तो उसको सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा जी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या हुई? A company which can offer its shares to general public without restrictions.
ठीक है जी, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस क्या मतलब हुआ कि ये कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, कैन इशू प्रॉस्पेक्टस। ठीक है जी। और लिमिटेड बाय गारंटी में दो टाइप्स हो सकती हैं, हैविंग अ शेयर कैपिटल। एक्सक्यूज मी सर, जी सर पब्लिक में भी टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों होती हैं। हाँ जी, ओके सर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही जो है वो हो सकती है, लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड और अनलिस्टेड सिंपली मींस के अगर उसका नाम स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्ट है, जो कंपनीज का जिनका नाम लिखा हुआ होगा कि इनके शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, अगर आपका नाम जो है वहाँ पे है तो ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका नाम वहाँ पे ना हो बट यू आर स्टिल अ पब्लिक कंपनी, आप पब्लिक को ऑफर तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका नाम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नहीं है। हैविंग अ शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये दो टाइप्स जो हैं वो इसकी हो सकती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी की। अच्छा, तो अच्छा जी, यार इफ यू कैन टेक देम देयर, ये क्या अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जी। इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स ओनर्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन लॉ, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे ओन। फेस वैल्यू, पार वैल्यू तक इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। दिस इज द लिमिटेड लायबिलिटी डिस्क्राइब्ड अबव। ये हमने बात अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कर भी ली है कि ये क्या है। और ये तीसरी जो है ये अनलिमिटेड कंपनी है जो कि यहाँ जिन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? इट्स ओनर्स मे और मे नॉट हैव शेयर्स, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल भी हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल भी हो सकता है। देयर शेयर्स, द शेयर ऑफ the ownership of the company is recognized and they are the members of the company. Their liability to the company is limited to an amount that the member guarantees. कोई और गारंटी नहीं करेगा, जो आप शुरू में जो आप बात कर रहे थे कि लिमिटेड बाय गारंटी में कि कोई और आउटसाइडर जो है वो गारंटी करे कि मैं इसके बिहाफ पे अमाउंट पे कर दूंगा, नहीं। जो बंदा डायरेक्टर है जिसने शेयर लिए हुए हैं वो ही बंदा गारंटी कर रहा है कि देयर लायबिलिटी टू द कंपनी। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Their Yes, sir. liability Yes, sir. is limited to an amount that the member guarantees to contribute in the event that the company goes into liquidation. ये नॉर्मल कोई कंपनी को नुकसान वगैरह हो गया, उतार चढ़ाव बिजनेस में आते रहते होते हैं, कभी आप प्रॉफिट में रहते हैं, कभी आपकी आवाज नहीं आ रही सही। अच्छा, मैं अपनी बात को दोबारा एक दफा फिर से दोहरा देता हूं कि पहली बात तो यह है कि ये गारंटी दे कौन रहा है? ये गारंटी शेयर होल्डर ही दे रहा है, मेंबर ही दे रहा है कि जब आप वाइंड अप करने लगे बिजनेस को, लिक्विडेट करने लगे बिजनेस को, और अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी
सिर्फ तब की मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं इतनी अमाउंट मजीद भी इन्वेस्ट करूंगा। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अभी आ रही है। अभी आ रही है? अच्छा, आई थॉट मैं शायद मैं माइक ही मैंने अपना म्यूट कर लिया। से बाकियों को सही आ रही है, उनकी इंटरनेट का मसला होगा। कोई इशू नहीं है, हम इन्हीं के लिए तीसरी चौथी दफा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं दफा भी रिपीट कर सकते हैं। जो गारंटी है जिसकी वजह से इस कंपनी का नाम भी लिमिटेड बाय गारंटी पड़ा हुआ है, ये गारंटी बेसिकली मेंबर देगा, वो बंदा जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया हुआ, वो बंदा जिसने शेयर लिए हुए हैं, गारंटी भी वही बंदा कर रहा है, बाहर का बंदा नहीं कर रहा, वो खुद गारंटी कर रहा है। नहीं आ रही आवाज, दोबारा से बोल लेते हैं जी कि जो मेंबर है कंपनी का, जिसने मेमोरेंडम को साइन किया हुआ है, वही बंदा जो है वो गारंटी दे रहा है। किसको गारंटी दे रहा है? बाहर के लोगों को ये गारंटी दे रहा है, बाहर के लोगों को बता रहा है कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, किस वक्त पैसों की जरूरत पड़ी? जब कंपनी लिक्विडेट हो रही हुई, तो मेंबर या शेयर होल्डर गारंटी दे रहा है कंपनी को, बाहर के लोगों को बताने के लिए कि अगर कंपनी बंद हो रही हुई तो मैंने जितनी अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट की हुई है, उस अमाउंट के अलावा भी मैं मजीद भी गारंटी देता हूं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। कोई नॉर्मल कोई छोटा मोटा कोई लॉस शॉस हो जाए तो उसके लिए ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी सिर्फ तब जो है वो एप्लीकेबल होगी कि अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली जाए, कंपनी बंद होने लगी है, तो तब एप्लीकेबल होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैंने शेयर्स खरीदे थे और मैंने गारंटी दे दी थी, बाद में मैंने अपने शेयर्स बेचे और बेच के मैं कंपनी से बाहर निकल आया, तो अब वो क्योंकि मैंने शेयर्स बेच दिए हैं तो मेरी गारंटी भी खत्म हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास अगर शेयर्स हैं ही नहीं और मैं फिर भी जो है वो जो गारंटी जो मैंने शेयर खरीदते वक्त दी थी वो अभी भी मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो, इस बात की कोई लॉजिक नहीं बनती है। ठीक है जी। तो अनलिमिटेड जी सर, जब ये जिसने गारंटी दी हुई है, तो अभी जब उसकी गारंटी पे मतलब लोग जो हैं वो इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, तो सर ये इतनी आराम से फिर छोड़ भी तो नहीं ना सकेगा कंपनी कि भाई नहीं? देखिए, क्योंकि अगर तो शेयर्स हैं तो शेयर्स को तो आराम से आप बेचा जा सकता है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चीज ट्रांसफर हो सकती है, आप ट्रांसफर करेंगे और आप जान छुड़वा सकते हैं। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये बिजनेस, करामत साहब कुछ और कह रहे थे? नहीं सर, मैं सुन रहा। अच्छा, अब क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेसेस में इस किस्म का काम नहीं होता, ये आम तौर पे ये काम तब होता है जब आपका बिजनेस कोई जरा थोड़ा सा रिस्कियर नेचर का हो। मसलन किसी जमाने में, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन 2007 से लेके तकरीबन 2013 तक भी कराची स्टॉक एक्सचेंज वाज अ गारंटी लिमिटेड कंपनी। अगर लोगों का पैसा डूब जाता है, कराची स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाती है, तो 10 रुपए तो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे जिन लोगों का कर्जा, क्योंकि कर्जा मिलियंस और बिलियंस में होगा, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट तो खाली कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी नीड्स अ गारंटी which is much more than the amount that you have actually invested in shares of the company. They need a much bigger guarantee so that उनको ये सुकून हो कि यार हम इस बंदे के साथ काम कर सकते हैं, और इन केस के अगर ये बिजनेस लिक्विडेशन में भी जाता है तो there is a high probability that we are going to get our money back. तो यानी
Lahore Stock Exchange was a guarantee limited company back in 2007 till 2013, I guess. Islamabad Stock Exchange कभी guarantee limited company नहीं रही. They were a private limited company from the very onset. और फिर खैर ये अब तो इनको यूनिफाई करके और अब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया. लेकिन पहले किसी ज़माने में ये गारंटी लिमिटेड कंपनीज जो हैं ये रही हैं. और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो थी दैट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हमदर्द कंपनी जो है किसी ज़माने में इट वाज अ गारंटी लिमिटेड कंपनी. अब ये खैर करंट स्टेटस मुझे उसका नहीं पता कि वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है या नहीं है. लेकिन बहरहाल देयर आर वेरी kind of few companies who are guarantee limited companies. Majority of the companies are either private limited company or a public limited company. और अगर आप इनके शेयर्स भी इवन गारंटी लिमिटेड कंपनी के भी करामत साहब के सवाल का जवाब देते हुए कि अगर शेयर्स आप उसके मालिक हैं तो ऑब्वियसली यू कैन ट्रांसफर दैट और आप कंपनी से बाहर निकल सकते हैं. ऑब्वियसली जो नया बंदा आएगा जो आपकी जगह लेने के लिए आ रहा है, अब क्योंकि वो भी मेंबर बनने जा रहा है तो ही हैज टू पुट सम सॉर्ट ऑफ अ गारंटी इफ ही वांट्स टू बिकम अ मेंबर. आप भी मेंबर थे, आपने भी गारंटी दी थी. वो बंदा भी आ रहा है तो वो भी मेंबर बनने जा रहा है तो उसको भी गारंटी देनी पड़ेगी. ठीक है. हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि यार वो इतनी आराम से जान नहीं छुड़वाई जा सकती है. जान छुड़वाई से जा सकती है क्योंकि जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं ऑब्वियसली वो भी किसी ना किसी सूरत में गारंटी दे के ही मेंबर बन सकता है. ठीक है जी. अच्छा, तो अनलिमिटेड कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो कि जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है. ये कहाँ लिखा हुआ है जी? इट इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस इज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज नॉट लिमिटेड. बाकी केसेस में क्या था भाई, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में मेरी लायबिलिटी सिर्फ उधर तक लिमिटेड है. दूसरे केस में क्या हुआ भाई, मैंने जितनी गारंटी दी हुई है मेरी लायबिलिटी सिर्फ वहां तक जो है वो लिमिटेड है, इससे ज्यादा पैसे मुझसे नहीं मांग सकते हैं. अनलिमिटेड कंपनी में है कि भाई आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपको हर सूरत में क्रेडिटर्स के पैसे वापस करने ही करने पड़ेंगे. प्राइवेट कंपनी में अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्राइवेट कंपनी भी जो है वो सिंगल मेंबर भी हो सकती है और अदर देन सिंगल मेंबर भी हो सकती है. अगर तो सिंगल मेंबर हो तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ही बंदा होगा जो कि इस कंपनी का मेंबर होगा. और जो प्राइवेट अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है तो मैक्सिमम नंबर इनका 50 तक जा सकता है और मिनिमम जो है वो 2 हो सकते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? जो कि विच इज़ नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ऑब्वियसली जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं और ये लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी जो है वो हो सकती है. ठीक है. और वो लिस्टेड और अनलिस्टेड की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज पे की लिस्ट में जिसका नाम आ रहा है उसको हम लिस्टेड कहते हैं और जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नहीं आ रहा कि हम इनके शेयर्स ट्रेड नहीं करते तो उन कंपनीज को अनलिस्टेड कंपनी कहा जाता है. ठीक है जी. यहां तक की कोई बात जो कि आपको समझ में ना आई हो? सर अगर सिंगल मेंबर कंपनी का आप कोई एग्जांपल बता दें. कोई भी बंदा यानी क्योंकि ये हैं बहुत स्मॉल स्केल पे, इनके ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि कोई भी बंदा जिसके पास तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो, जो कि 250 लोगों को वो जॉब दे सकता हो, ऐसा बंदा जो है वो अपनी कंपनी अगर रजिस्टर करना चाहे, कंपनी रजिस्टर करना चाहे तो वो कंपनी रजिस्टर कर सकता है.
अब ये लॉ ने प्रोविजन क्यों रखी है? होता यूं है कि जो छोटे लेवल के जो कारोबारी जो हजरात होते हैं, जिन्होंने दुकान खोली भी है या जिनका कारोबारी लेवल जो है वो जरा थोड़ा सा स्मॉल स्केल का है, इन लोगों के साथ इशू क्या है कि ये अगर पैसे ये पूरे ना कर पाए, कारोबार में नुकसान हो गया, तो लोग इनकी जाती जायदाद भी बेच देते हैं। अब इस चीज को लिमिट करने के लिए कि एक बंदा भी, अगर ये अपॉर्चुनिटी एक बंदे के पास भी होनी चाहिए कि अगर बेचारा वो भी अपनी लायबिलिटी लिमिटेड करना चाहता है तो वो भी लिमिट कर सकता हो। लेकिन फिर लॉ ने उसमें कुछ कंडीशंस रख दी कि भाई कौन कौन ऐसे बिल्कुल ही, अगर वो शदीद तरीन ही छोटे लेवल से कोई काम शुरू कर रहा है तो उसके पास नहीं। फिर कंडीशंस हैं कि क्या क्या, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि किस किस किस्म के लोग हैं जो कि अगर सिंगल मेंबर कंपनी भी अपनी इस्टेब्लिश करके अपनी लायबिलिटी लिमिट करना चाहें। कंपनी बनाने का मकसद ही अपनी लायबिलिटी को लिमिट करना होता है ताकि लोग मेरी जाती जायदाद के पीछे ना आ सके। ठीक है? यस सर, थैंक यू। अगर आप इसकी कोई मशहूर सी एग्जांपल पूछ रही थी तो ऑब्वियसली ये इतने छोटे लेवल पे हैं कि इसकी मशहूर सी एग्जांपल आपको क्या दी जाए। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इनको हम जरा थोड़ा सा करते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको द कमीशन कहा जाएगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ये है क्या? ये आज की हमारी आखिरी बात है, क्योंकि इसके बाद फिर ये है कि जो GRE वाले हजरात हैं उनके साथ फिर हम नई मीटिंग का आगाज़ करेंगे। उनके साथ जो लास्ट टाइम बातें डिस्कस की गई थी उससे फिर हम शुरू करेंगे। खबर साहब तैयार है? फिर आराम जाए फिर CGL वाले। जी सर। बस CGL वालों को थोड़ी देर में हम अल्लाह हाफिज कहते हैं। सिर्फ ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये हम देख लें कि ये बेसिकली है क्या और ये क्यों बनाई गई है। तो उसके बाद फिर ये है कि जो बिल्कुल जाना चाहते हैं तो अल्लाह हाफिज बाकायदा तौर पे हम करेंगे। SECP, ठीक है सर। established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997। एक्ट में और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है? आप तो समझदार लोग हैं, आपको तो पता होगा। सर जी किसमें? एक्ट और ऑर्डिनेंस। सर ऑर्डिनेंस जो होता है वो कंट्री का जो सदर है वो पास करता है, और एक्ट जो होता है वो प्रॉपरली पहले पार्लियामेंट से पास होता है, फिर आपके सेनेट से पास, फिर सदर उसको अप्रूव करता है। ठीक है जी। एक्ट वो है जो कि पहले पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, फॉर्मुलेट किया गया, सेनेट में उसके ऊपर टेक्निकल बहस हुई, पास कर दिया गया, सदर ने उसके ऊपर साइन कर दिए क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। अंदाजा करें कि कोई उसको पूछता भी नहीं है, लेकिन ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। और किसी जमाने में एक जिंदा लाश हुआ करती थी जो कि पूरे मुल्क पे हुकूमत कर रही थी। और अब सदर ममनून हुसैन। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो इंतहाई ममनून किस्म के की शख्सियत थी वो, माशाल्लाह। और अब भी जो आए हैं वो भी माशाल्लाह खामोश रहने में अपना एक जो है वो कोई सानी नहीं रखते। तो सदर जो है उसके ऊपर साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। और अगर सदर ये समझता है कि ये कानून होना चाहिए और पार्लियामेंट में डेलिब्रेशंस में टाइम ज़्यादा लग सकता है, या जैसे आजकल हो रहा है कि काफ़ी कवानीन बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़रा सिंपल मेजॉरिटी तो है, लेकिन नॉर्मल कानून पास करवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 66% वोट्स चाहिए। वो तो इनके पास है, लेकिन कोई अहम कानून पास करवाना होता है, या अगर आप सेनेट में, अब इनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो वो कानून सेनेट से वापस आ जाता। अब उस चीज को खत्म करने के लिए जी
जी आने वाली है, मैंने कहा सेनेट में भी बस कुछ हाँ दिन जी, बाद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सदर डायरेक्ट ही अगर पास कर दे तो उसको ऑर्डिनेंस कहेंगे। तो ये एक्ट है जी 1997 में इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1999। पास जो है वो ये किया गया था 1997 में, और वजूद में और अप्लाई जो किया गया ये 1999 में किया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये कंपनीज एक्ट जो है, ये है तो 2017, लेकिन ये 2017 के दिसंबर में आया था, बिल्कुल एंड पे आया, और फिर उसके बाद इसीलिए इसको 2017 कहते हैं, ना कि 2000 बेसिकली, यानी क्योंकि बिल्कुल ही एंड पे आया। 2018 आप कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल 2017 है ये। SECP रिप्लेस्ड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, ये पुराना CLA हम इसको कहा करते थे। ये बात जो है वो काफ़ी ज़रा थोड़ी सी पुरानी है, 1997 से भी पुरानी है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी पुरानी है। और ये द फॉर्मर कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी SECP का पुराना नाम CLA या कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी हुआ करता था। इट हैज़ बीन वेस्टेड विद एडिक्वेट ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। चेंजेस वगैरह काफ़ी की गई हैं इसमें कि वेज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इनके क्या होंगे। हेड ऑफिस जो है इनका इस्लामाबाद में है, और 8 रीजनल ऑफिसेज हैं इनके, जिनका जिक्र इन्होंने यहाँ पे किया हुआ भी है। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये है कि हम ज़रा कंपनीज की ही चैप्टर हमारा बस तकरीबन ये ख़त्म ही हो गया। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बात करेंगे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, कंपनी बनाई कैसे जाती है, नाम कैसे लेके दिया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, और वगैरह वगैरह। आज का एक चैप्टर हमारा पूरा हुआ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सर ये CGL वाली बुक काइंडली शेयर कर दें। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर अटेंडेंस आप मार्क करेंगे या CR मार्क करेगा? अटेंडेंस जो है ये CR को मार्क करनी चाहिए वैसे। CR जो भी है यार मार्क कर दो। मैं नाम मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ, नाम मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ। अदनान खान साहब हैं, अहमद महमूद है, फरुख शहजाद हैं। फरुख शहजाद साहब हैं या नहीं है? यस सर, इधर ही हूँ प्रेजेंट। हंजुला ताहिर साहब हैं या नहीं है? यस सर। अच्छा, तो हंजुला साहब उतनी देर हम आपको बुलाते रहे, आप कहाँ थे? सर वो उस टाइम ऑफिस से छुट्टी हुई थी, तो पहले सर मीटिंग में था, इसलिए उस टाइम नहीं सॉरी सर। यानी जी सर अवेलेबल हूँ। अच्छा, करामत साहब तो थे हमारे साथ, खावर साहब भी थे, महा भी थी, राबिया नौरीन प्रेजेंट सर भी थी, शकील चौहान साहब यस सर, और अली हुसैन बुखारी साहब यस सर, उसामा राशिद, यस सर, यस सर प्रेजेंट, और वाजिद खान साहब भी थे हमारे साथ। ये हुर हुसैन साहब हैं या नहीं है? ये नहीं है। चलो ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, चलेंगे पावर? जी जी चलेंगे। मेरा बस चले गए तो बस हम ही चले जाते हैं यार मैं खुद ये कहने वाला था कि कल ही कर लेते हैं GRE की। हाँ चलो देखते हैं फिर। चलो फिर मैसेज पे बता दो। वो GRE के ग्रुप में ही सर करेंगे शेयर। ओके।